हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों से वादा हमने किया था कि इस हफ्ते में हम लोग मिस शिवांगी पांडे से एक सेशन रखेंगे, उनके साथ एक बेहतरीन सेशन करेंगे और वो सेशन होगा उनके टिप्स और ट्रिक्स को लेकर के, उनकी स्ट्रेटजी को लेकर के होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ ही साथ जेई मेन एंड एडवांस की तैयारी को लेकर के हम लोग बातें करने वाले थे। तो मिस शिवांगी, वेलकम है, आपका स्वागत है इस सेशन में। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बच्चों के रखे हैं, ठीक है, तो उनको हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उनका आंसर करिएगा, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें बच्चों को। हाँ, चलिए, इंट्रोडक्शन। Okay, my name is Shivangi Pandey and currently I am pursuing BTech from IIT BHU in Electronics Engineering. ओके, थैंक यू। और ये तो इनका छोटा सा परिचय रहा। हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा इनसे अपने को कोरिलेट कर सकें कि कैसे स्कूल की लाइफ से लेकर के कॉलेज की लाइफ का इनका सफ़र कैसा है, और स्कूल से फिर नवोदय से इंटरमीडिएट, फिर उसके साथ ही साथ फिर आईआईटी में एडमिशन की पूरी जर्नी से सुनेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी स्कूल से आईआईटी की तरफ कैसे हुई? तो मेरा बेसिक एजुकेशन चंदौली से ही हुआ है। क्लास 10 तक मैंने JNV चंदौली से अपनी पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद 11th-12th मैंने कैडजी से करा है। फिर 1 साल का ड्रॉप लिया था। उसके बाद मैंने IIT BHU में करंटली आई एम इन 3rd ईयर। ओके, थैंक यू। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप अपने स्कूल के दौरान जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में थी तो आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट आपने वहाँ से प्राप्त किए, बहुत सारी एक्टिविटी में आप वहाँ पर इनरोल की, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव रहा और आपने कुछ अच्छा वहाँ से प्राप्त भी किया। तो कुछ उसकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बताएंगी? हाँ। और एक चीज़ और कि साथ ही साथ बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग विषयों में, साथ साथ खेल कूद में, सिंगिंग में, डांसिंग में, तो क्या उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? इसके बारे में बताइए। एज़ यूजुअल सारे बच्चों की तरह मेरा भी क्लास 6 to 10 तक सब कुछ रहा था। मैंने सारे फील्ड्स में एक्सप्लोर करा था, डांस, गाना, म्यूज़िक, और पढ़ाई में भी थी मैं, और स्पोर्ट्स में भी थी मैं, स्टेट प्लेयर थी। और फिर उसके बाद 11th से मेरा मतलब पढ़ाई में फोकस काफ़ी हो गया था क्योंकि IIT JEE के लिए काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है। तो उसके बाद से और चीज़ों में मेरा ध्यान काफ़ी कम हो गया था और ज़्यादातर फोकस IIT के लिए ही था। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है हम लोगों का कि जेई और एडवांस, मतलब मेन और एडवांस की तैयारी कैसे करें, साथ ही साथ उसके दौरान जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में हों, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? बेसिकली फर्स्ट थिंग कि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब जैसे एडवांस का पूरा सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है, तो कुछ टॉपिक्स जो होते हैं मेंस में ज़्यादा होते हैं, और बोर्ड्स में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम प्रिंसिपल, सब कुछ सेम, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं। ये बात हुई सिलेबस की। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने करा था क्लास 11th के स्टार्टिंग से आप NCERT पहले पढ़ लीजिए। NCERT जो पढ़ लेगा उसका बेसिक सही हो जाएगा, और बेसिकली NCERT पढ़ लेगा और बेसिक अच्छा हो जाएगा तो वो बोर्ड के लायक तो स्टूडेंट रहेगा। तो शुरू में NCERT वगैरह से बेसिक कर लेना चाहिए। उसके बाद कोई पर्टिकुलर साइड बुक उठाओ या फिर जो भी उनके पर्टिकुलर टीचर रिकमेंड कर रहे हैं उस बुक को फॉलो करके हर टॉपिक पे शुरू से लेके उसके एडवांस तक जितने सारे क्वेश्चंस हो सके कर लो, थ्योरी जितने भी बन सकते हैं, अच्छी पकड़ हो जाए पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर उसके बाद पूरा 11th और आधा 12th पूरा 1.5 साल लग के बेसिक्स अच्छे करने हैं और हर बेसिक में मास्टरी थोड़ी हासिल करनी है। उसके बाद 12th का जो बोर्ड होता है उसके लिए 3 से 4 महीना आप लोग दें बोर्ड के लिए। उसमें क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करें, और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह, इन सब की भी प्रिपरेशन करें। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट
का कितनी उपयोगिता है हम लोगों के तैयारी के दौरान, तो कितना वो हेल्पफुल हो सकता है छात्रों के लिए, ज़रा इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? तो बेसिकली 5-6 साल पहले का सिनेरियो देखा जाए तो उस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और नेट भी इतना अवेलेबल नहीं था सबके पास जैसे आज के टाइम पे है। तो फिर उस टाइम अगर कोई स्टूडेंट है जिसको आईआईटी की तैयारी करनी है तो उसको पहले तो पता चले ना आईआईटी क्या होता है, इसकी बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। ये सब चीज़ों का पता करने के लिए हमको या तो मेरे पास कोई भैया या दीदी कोई सीनियर हो जो पूरा गाइड कर दे पूरे 2 साल, एक ये ऑप्शन होता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके लिए सही है, पूरा गाइड कर देगी क्या कैसे करना है। लेकिन आज के टाइम पे सारी गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो फिर अगर मुझे ही करना होता तो मैं भी ऑनलाइन ही सारे गाइडेंस को ले लेती, फिर उसके बाद खुद से अपनी प्रिपरेशन करती। मतलब दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो डिपेंड करती है किस स्टूडेंट को कौन सी प्रिपरेशन मोड ज़्यादा सही लगती है। हाँ, डिपेंड करता है। थैंक यू। और इसी क्रम में जो हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है वो है कि हम लोग सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे वो आपका हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यही जनरली होता है, तो इनमें से कैसे मतलब कि इन सभी पर इक्वली कैसे फोकस करें बराबर तरीके से, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है इस चीज़ में। बेसिकली स्कोरिंग की बात किया जाए तो होता है ना कि अगर आपका फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फिज़िक्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बेसिकली केमिस्ट्री के में क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स हैं, और अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो कुछ फैक्ट हैं, उनको ही अच्छे से पढ़ लो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हो जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ, दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा लेकिन हो जाते हैं क्वेश्चंस। और हुई बात मैथ्स की और फिज़िक्स की, तो उसमें आपको फैक्ट तो ठीक है, उसके बाद आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर सिनेरियो के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो मतलब केमिस्ट्री भी काफ़ी स्कोरिंग है, फिज़िक्स भी, और मैथ्स भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री स्कोरिंग है। स्कोरिंग होती है, तो इसका ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप ये जान के केमिस्ट्री स्कोरिंग है तो ऐसा नहीं सिर्फ केमिस्ट्री पर ही ध्यान दीजिए। इनके कहने मतलब ये है कि तीनों को इक्विवेलेंट आपको लेके चलना है। और ये रही आज का, हाँ, बहुत बढ़िया रहा। तो 6वां क्वेश्चन हम लोग का है कि टाइम मैनेजमेंट टू कवर पीसीएम, मतलब कि हम लोग का समय प्रबंधन क्या होना चाहिए कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को ठीक से कर लें। बेसिकली ये क्यों इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, क्योंकि एडवांस में एक कट ऑफ होता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एक कट ऑफ होता है, और एक कट ऑफ होता है इंडिविजुअली तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट्स में उनके कट ऑफ को पार करना है, उसके बाद जो सारे पेपर का कट ऑफ हुआ उसको भी पार करना होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम फिज़िक्स में अच्छे हैं तो फिज़िक्स अच्छे से कर लें, इसमें पूरा अच्छा 90% स्कोर करके अपना रैंक अच्छा कर लेंगे। उसके साथ में साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी कट ऑफ पार करने चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि क्लास 11th के स्टार्टिंग से सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, सारे इंटरेस्टिंग हैं, सारे सही हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर आराम से आ जाएगा। वेरी गुड। वेल, तो फिर हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें बच्चों का प्रश्न ये है आपसे शिवांगी जी कि आप किस तरह के बुक्स को रिकमेंड करना चाहेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए, और आपने अपने तैयारी के दौरान किन किन बुक्स का सहारा लिया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दें बच्चों को। तो हाँ, पहले तो मैंने जैसे बोला था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कि एनसीईआरटी तो मैंडेटरी हैं। मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो एनसीईआरटी, जैसे मैं थी, या फिर जिस भी बोर्ड के हो उसकी प्राइमरी बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उतना हो जाए तो आपका बेसिक सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मेरे जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के टीचर्स थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, उनके सारे इंस्ट्रक्शन एकदम ब्लाइंडली फॉलो किए थे। तो फिर मैंने कैटजी के पूरे मटेरियल को फॉलो किया था, कैटजी का जो भी मटेरियल। तो बेसिकली फ़िज़िक्स के लिए एच.सी. वर्मा को, मतलब एच.सी. वर्मा पूरा मैंने सॉल्व किया था, उसके दोनों पार्ट को एकदम अच्छे से। मतलब अभी भी मेरे से पूछा जाए तो एच.सी. वर्मा के सारे क्वेश्चंस एकदम याद हैं। मतलब इतने अच्छे से लगाया था, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है काफ़ी।
फिर उसके बाद केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने क्या किया था, कैटजी का मटेरियल फॉलो किया था। तो आप क्या करें अपने केस में कि जिस भी टीचर को फॉलो करते हो वो हर इंडिविजुअल टॉपिक के लिए जो भी बुक रेकमेंड करते हैं उसको फॉलो करिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनिक के लिए कुछ और फॉलो करना है, बहुत सारा टॉपिक है, सबके लिए कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो जिस टॉपिक के लिए जो बेस्ट है उसको फॉलो करें। और मतलब एक किसी टीचर को फॉलो करो, वो जैसा बोल रहा है वैसे करना चाहिए। और फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा और डी सी पांडे इज़ द बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही हेल्पफुल आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत मदद मिलेगी और आप लोग इनको फॉलो करिए जो आपने टिप्स इनको दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8वां प्रश्न कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी कितनी उपयोगिता है आज के ज़माने में, वो कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, तो ये पहली बात कि कोचिंग अगर कोचिंग करना रहता है, जैसे 5-6 साल पहले का सिनेरियो लिया जाए, तो उस टाइम क्या था कि आपको कोई भैया दीदी नहीं है जो गाइड कर सके, तो दूसरा ऑप्शन था कोचिंग। क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है गाइडेंस के बिना बहुत मुश्किल होता है। होते हैं कुछ रेयर बच्चे कर जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है करना, आसान चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो आज के टाइम पे जो ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है उसमें आपका कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो मतलब सारी चीज़ें बिना कॉस्ट के अवेलेबल हैं। मतलब कोई भी बच्चा, उसका सच में अगर मन है आईआईटी या कोई भी एग्ज़ाम निकालने का, तो ऑनलाइन वो हेल्प लेके निकाल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द बेस्ट थिंग। इसका महत्व बच्चों को समझने की आवश्यकता है और इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करें और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। आपको हर तरह की जानकारियाँ इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएंगी, बस आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थैंक यू। और हम लोग का 9th क्वेश्चन है, बच्चों ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि क्या जो निर्धन छात्र होते हैं क्या वो भी इस इंटरनेट के ज़माने में, धनी जो बच्चे हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या उनके जैसी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? इसके बारे में क्या कहना है आपका? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया था कि कॉस्ट की प्रॉब्लम इधर नहीं आएगी। हाँ। तो बेसिकली कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, मतलब दोनों उस चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर एलएन या रेजिडेंस टाइप की कोचिंग में जाना है तो बेसिकली अच्छे या फिर गरीब बच्चे तो नहीं जा पाएंगे, काफ़ी होता है उनका फीस। तो आज के टाइम पे ऑनलाइन सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, द बेस्ट टीचर्स। तो फिर कोई भी बच्चा रहे, अमीर गरीब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो जितने अच्छे से करेगा, मेहनत करेगा, उसको अच्छी रैंक मिलेगी जी। डेफिनेटली। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूँ कि मिस शिवांगी आप इसका बेहतरीन जवाब देंगी बच्चों को, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करेगा और जो बच्चे निराशा में जाने वाले हैं और जो चले जाते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो कृपया इसको ध्यान से सुने और इसमें आपके सारे प्रॉब्लम और डाउट को क्लियर करने का प्रयत्न किया जाएगा मिस शिवांगी पांडे द्वारा। तो प्रश्न है मिस शिवांगी जी कि जब सीट कम है आईआईटी में तब भी बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम उसमें सिलेक्शन पा जाएं, लेकिन होता नहीं है क्योंकि एक लिमिटेड सीट होता है। उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुक जाता है। मेजॉरिटी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी होगा, है ना। 16-17 हज़ार या समथिंग ऐसे ही कुछ होता होगा सिलेक्शन। तो मतलब 13-14 हज़ार मान के चलिए, उतना सिलेक्शन होता है और 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या जिनको लगता है कि आईआईटी ही सब कुछ है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? तो फर्स्ट थिंग ये कि अगर पूरा 2 साल का जो प्रिपरेशन होता है, अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको करेगा तो बहुत 90% श्योरिटी रहती है कि उसका हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी में तो हो जाएगा एकदम पक्का। मान लेते हैं कोई सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, नहीं हो पाया, तो उसके बाद भी उसके बाद भी काफ़ी कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, वो आईआईटी एनआईटी नहीं होता है, टायर 1 नहीं होता है, टायर 2 और टायर 3 के कॉलेजेस होते हैं। तो फाइनली ठीक है, अब नहीं हुआ, उसके बाद का देखना है ना
अब पीछे का रिग्रेट करके कितने दिन तक रहेंगे। तो अभी देखिए, एक आईआईटी वाला भी कॉलेज में है और एक नॉन आईआईटीएन एनआईटीएन भी कॉलेज में है। उसके बाद 4-5 साल बाद दोनों को जॉब करनी है या रिसर्च करना है, जो भी फील्ड में आगे जाना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक आईआईटी वाले के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा और एक नॉन आईआईटीएंस के पास थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी रहती है। आज ऑनलाइन मीडिया है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मुझे अभी सारा आइडिया है, मैं 3rd ईयर में हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है। नॉन आईआईटीएंस में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनसे बात होती रहती है। तो फिर अपॉर्चुनिटी दोनों के पास होती है, लेकिन एक आईआईटीएन के पास थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो फिर दोनों फील्ड में अगर कोई बच्चा अच्छे से मेहनत करता है, मतलब जिसका आईआईटी नहीं हुआ वो भी अच्छे से मेहनत करेगा, तो कुछ साल बाद भी वो आईआईटीएंस के बराबर या उनसे आगे जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बहुत नॉर्मल कॉलेज से बच्चे, एकदम टायर 3 कॉलेज के बच्चे, वो लोग काफ़ी अच्छा किए, अच्छी कंपनीज़ में हैं आज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनीज़ में बहुत सारे हैं, मुझे पता है, मेरे कॉन्टेक्ट्स में है लोग। तो फिर करते हैं बच्चे, जब कर चुके हैं तो वो लोग कर चुके हैं तो सब लोग कर लेगा। बस यही होता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। आईआईटी ही आपका वो नहीं है कि आप नहीं। इसी के टैग मार्क नहीं है कि आप इसी के माध्यम से आगे जाएंगे, और इसमें ये भी हो सकता है कि आप को आगे बहुत सारे संभावनाएं और भी आपका वेट कर रही हैं कि आप उनको करते करते लेवल में जा सकते हैं। बेसिकली ऑनेस्टली अगर कोई पढ़ाई करता है तो आज नहीं तो कल उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, तो इसमें मतलब सारे पॉइंट हम लोग कवर कर दिए बच्चों के। हाँ, और भी कुछ हो तो अपने तरीके से कुछ संदेश देना चाहती हैं तो दे हाँ, दीजिए। बोर्ड का हम दे रहे थे कि हम लोग ये मानते हैं ना, 12th बोर्ड का ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस है बोर्ड परसेंटेज का, और बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहेंगे तो आराम से 90+ तो आ जाते हैं। मैंने लगभग 1-1.5 महीने केवल बोर्ड को दिया था लास्ट के, और मेरा 90 के बराबर आया था, 90% लगभग आया था बोर्ड्स में। तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर 3 महीने मान के चलते इतना दे बोर्ड को, तो 90+ आराम से लेते आएंगे। तो स्टार्टिंग का पूरा टाइम आईआईटी के लिए फोकस करना चाहिए, पूरा 11th और 12th का पूरा हाफ एकदम अच्छे से। बेसिक जितना सही रहेगा उतना अच्छा आप रैंक ला पाते हैं, क्योंकि एडवांस में आपको बहुत काफ़ी सोचना पड़ता है, और जिसका बेसिक स्ट्रांग रहेगा वही सोच पाएगा, और बाकी रिजल्ट्स तो आराम से आएंगे। थैंक यू मिस शिवांगी, कितना शानदार सेशन आपने हम लोगों के साथ किया, और बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा होगा उनके लिए, और बहुत ही इससे उनके जीवन में एक संभावनाएँ होगी। जो लोग आईआईटी, जेईई मेन, एडवांस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। शायद हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, है ना। और तो यार, अगर हेल्पफुल रहा है तो इसको शेयर करें मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, हर जगह सोशल मीडिया पे शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिस शिवांगी आप जब भी सेशन होंगे तो आप उपलब्ध रहेंगी, जब भी हम लोग के स्टूडेंट्स को किसी गाइडेंस की आवश्यकता होगी तो आप उपस्थित रहेंगी, ऐसा मानना है। और तो यार, इनके साथ जुड़ने के लिए आप लोग यही कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस फैमिली से जोड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर टू मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।